कैसे दो राज्यों के बीच पानी का इतना बड़ा झगड़ा सुलझाता है, तो ये विषय सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। बिल्कुल। और देखिए, शासन की शुरुआत किसी बड़े संसद भवन या किसी बहुत बड़ी राजधानी से नहीं होती। ये तो समाज के सबसे निचले स्तर से शुरू होता है। मतलब जमीनी स्तर से। हाँ, जमीनी स्तर से। जब कुछ लोग एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो बस वहीं से प्रशासन की नींव पड़ जाती है। जो सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव्स का विचार है वो भी ठीक यहीं से निकलता है। अच्छा, इसे अगर हम कॉलेज के छात्रों के नजरिए से एक साधारण एनालॉजी से समझें तो ये तो बिल्कुल कॉलेज के किसी ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा है। कैसे? मतलब मान लीजिए एक असाइनमेंट मिलता है, फिर कुछ छात्र अपना एक ग्रुप बनाते हैं और काम बांट लेते हैं कि भाई कोई रिसर्च करेगा तो कोई प्रेजेंटेशन बनाएगा। तो शासन की जो पहली इकाई है वो भी तो शायद इसी तरह काम करती है ना। हाँ, मतलब ये एनालॉजी काफी हद तक फिट बैठती है। जब लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं तो एक सहकारी समिति का जन्म होता है। और ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा? हाँ, 1844 में ब्रिटेन में 28 बुनकरों ने मिलकर रॉचडेल सोसाइटी बनाई थी। 1844 में? बिल्कुल। और भारत में तो 1895 में ही सर फ्रेडरिक निकोलसन को सहकारिता का जनक माना जाता है। लेकिन आज के दौर में इसका सबसे दिलचस्प पहलू इसका संवैधानिक ढांचा है, खासकर वो जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2011 में। हाँ, 97वां संशोधन। इस संशोधन ने तो सहकारिता को काफी कानूनी ताकत दे दी है। मतलब हमारे स्रोत में भी जिक्र है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत कोई संघ या सहकारी समिति बनाना अब एक मौलिक अधिकार बन गया है। बिल्कुल सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों में भी एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है, जो राज्य को इन्हें बढ़ावा देने का सीधा निर्देश देता है। और शायद इसी संशोधन से संविधान में एक पूरा नया हिस्सा भाग 9B भी जोड़ा गया था ना। हाँ, भाग 9B जोड़ा गया था। और इसका मकसद यही था कि इन समितियों के कामकाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम और शर्तें तय की जा सकें। लेकिन कहानियां इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती है। कुछ पेंच है। हाँ, पेंच है। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया ऐतिहासिक फैसला इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा मोड़ ले आता है। अच्छा, वो फैसला जो कहता है कि भाग 9B केवल बहुराज्य यानी कि मल्टी स्टेट सहकारी समितियों के लिए वैध है, जो राज्य स्तरीय समितियां हैं उनके लिए नहीं। बिल्कुल वही फैसला। तो अगर हम वापस उसी कॉलेज वाले उदाहरण पर जाएं तो मतलब अनुच्छेद 19(1)(c) तो छात्रों को ग्रुप बनाने की पूरी आजादी दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से ये कह रहा है कि अगर वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक क्लास या किसी एक डिपार्टमेंट तक ही सीमित है तो फिर यूनिवर्सिटी का डीन यानी कि केंद्र सरकार, हाँ यानी केंद्र सरकार उसके अंदरूनी नियमों में बेवजह दखल नहीं दे सकती। क्या ये ऐसा ही है? एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। हाँ। और इसके पीछे की जो मूल वजह है वो है हमारा संघीय ढांचा या फेडरलिज्म। बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट किया कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें सहकारिता पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है। स्टेट लिस्ट का विषय है। हाँ, ये स्टेट लिस्ट एंट्री 32 में आता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि राज्य के अंदर जो समितियां काम कर रही हैं उन पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव यानी कि अनन्य अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहां के राज्य विधानमंडल को ही है। यानी संसद दिल्ली में बैठकर उन पर कोई एक साझा नियम नहीं थोप सकती। शक्तियों का ये जो बंटवारा है ये काम को थोड़ा मुश्किल नहीं बना देता? मतलब अगर पूरे देश की सहकारी समितियों के लिए केंद्र सरकार एक ही आसान सा नियम बना दे तो क्या सब कुछ ज्यादा सुचारू रूप से नहीं चलेगा? सतह पर देखने में ये सुविधाजनक जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो असल जिंदगी में ये काम नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, सहकारिता के 7 बहुत ही अहम मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। इनमें स्वायत्तता और स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। अब भारत जैसे विविधता वाले देश में हर राज्य की स्थानीय जरूरतें एकदम अलग होती हैं। वो तो है। मान लीजिए केरल के मछुआरों की जो चुनौतियां हैं वो महाराष्ट्र के गन्ना किसानों की चुनौतियों से बिल्कुल अलग होंगी, है ना? हाँ, जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल। तो अगर एक ही नियम सब पर लागू कर दिया जाए तो उन समुदायों की जो अपनी समस्याएं अपने तरीके से सुलझाने की आजादी है वो तो पूरी तरह खत्म ही हो जाएगी। इसीलिए ये शक्तियों का बंटवारा शासन को लचीला और जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ बनाए रखता है। अरे वाह, मतलब समुदाय का नियंत्रण समुदाय के ही पास होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, यही इसका मूल विचार है। तो अब जब लोग इस तरह से अलग अलग समूहों में संगठित होते हैं तो सरकार के सामने जो अगली बड़ी चुनौती आती है वो ये है कि सरकार इन अलग अलग जरूरतों वाले लोगों के लिए आखिर नीतियां कैसे बनाए। मतलब बिना ये जाने कि देश में कौन रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसी भी तरह का प्रशासन तो लगभग असंभव है। बिल्कुल असंभव है। और यहीं से जरूरत पड़ती है डेटा की, जो हमें जनगणना के इस पूरे ऐतिहासिक सफर की तरफ ले जाता है। सही कहा आपने। देखिए, बिना सटीक डेटा के नीतियां बनाना तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और भारत में ये जो डेटा इकट्ठा करने की कहानी है ये काफी पुरानी और व्यवस्थित रही है।
हाँ, स्रोत में भी इसका काफी दिलचस्प जिक्र है। अगर हम इतिहास देखें तो पहली संपूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। 1830 में? हाँ, 1830 में। फिर इसके बाद 1872 में पहली बार जनगणना को थोड़ा प्रचारित किया गया। लेकिन जो हमारी पहली व्यवस्थित जनगणना थी, जो पूरे देश में एक साथ और एक वैज्ञानिक तरीके से हुई थी, वो 1881 में जाके हुई थी। 1830 से लेकर आज तक डेटा जमा करने के तरीके निश्चित रूप से बहुत बदल गए हैं। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में एक आंकड़ा है जो एकदम से ध्यान खींचता है। कौन सा? वो ये कि 1931 की जनगणना वो आखिरी बार थी जब अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी की व्यवस्थित रूप से गिनती की गई थी। उसके बाद तो एक बहुत ही लंबा गैप आ गया। हाँ, और प्रशासनिक नजरिए से देखें तो वो जो गैप था वो नीति निर्माण में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया था। रुकावट कैसे? देखिए, 1931 के बाद कई दशकों तक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का कोई सटीक और राष्ट्रीय स्तर का नया डेटा मौजूद ही नहीं था। अब सरकारों को नई नीतियां बनानी थी, कल्याणकारी योजनाएं लानी थी, लेकिन प्रशासन को यही नहीं पता था कि असल में वो लक्षित समूह कितना बड़ा है। तो फिर इस खालीपन को भरा कैसे गया? इसी डेटा के खालीपन को भरने के लिए फिर अलग अलग आयोग बनाए गए। जैसे 1953 में काका कालेकर आयोग बना, जो कि पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। फिर 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट जाकर 1990 में लागू की गई। मतलब ये स्थिति तो बिल्कुल वैसी हो गई कि कोई यूनिवर्सिटी अपना वार्षिक बजट तैयार कर रही है और नई लैब्स या हॉस्टल बनाने का प्लान कर रही है, लेकिन प्रशासन को यही नहीं मालूम कि किस कोर्स में असल में कितने छात्र पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। तो जब 1931 के बाद इतना लंबा गैप आ गया तो इन आयोगों ने काम कैसे किया होगा? मतलब बिना किसी सटीक और नए डेटा के वो नीतियां कैसे बनी होंगी? देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी उस वक्त की। जब सरकार के पास ताजा डेटा नहीं होता है तो नीतियां जो हैं वो पुराने आंकड़ों के अनुमानों और प्रोजेक्शंस पर आधारित होने लगती हैं। अंदाजे पर काम होता है। हाँ। अंदाजे पर। लेकिन समाज तो कोई रुकी हुई चीज है नहीं। आर्थिक और सामाजिक स्थितियां हर दशक में तेजी से बदलती हैं। अब अगर नीतियां दशकों पुराने अनुमानों पर बनेंगी तो वो उन लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो बहुत बड़ी खामी हो जाती है फिर शासन में। बिल्कुल। और इसी खामी को दूर करने के लिए फिर 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना करवाई गई, जिसे हम SECC भी कहते हैं। अच्छा, 2011 में? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आधुनिक नीति निर्माण के लिए एक एकदम ताजा और यथार्थवादी आधार तैयार किया जा सके, ताकि सरकार को ये पता चले कि असल में गरीबी कहाँ है और संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। तो सही डेटा से ही सही नीतियां बन सकती हैं, ये बात तो साफ है। लेकिन डेटा और नियम तब बिल्कुल बेबस नजर आने लगते हैं जब बात उन प्राकृतिक संसाधनों की हो जो सीमित हैं, जो असीमित नहीं है। जैसे कि पानी। बिल्कुल, जैसे कि पानी। जब पानी कम हो और उसे चाहने वाले ज्यादा हो तो कागज पर लिखे गए नियम जमीन पर कैसे उतरते हैं? मुझे लगता है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो हैं वो इसी संघीय ढांचे की सबसे बड़ी व्यावहारिक परीक्षाएं हैं। एकदम सही। ये जो जल विवाद है ना, ये असल में शासन की उस जटिलता को सामने लाते हैं जहां राजनीति, भूगोल और हमारी अर्थव्यवस्था तीनों आपस में बुरी तरह टकराते हैं। भारत की संघीय संरचना में नदियां तो किसी राज्य की सीमाओं को मानती नहीं है। वे कई राज्यों से होकर बहती हैं, लेकिन हर राज्य अपने पानी की जरूरतों को ही सबसे ऊपर रखना चाहता है। अब बारिश का कम होना और साझा नदी बेसिन होना तो विवाद के कारण है ही, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा आर्थिक पेंच भी छिपा हुआ है। हाँ, वो पेंच शायद न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP की व्यवस्था है ना, जिसका स्रोत में बहुत खास तौर पर जिक्र किया गया है। बिल्कुल वही। पर शुरू में ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि किसी फसल के दाम का दो राज्यों के बीच बहने वाली नदी से क्या लेना देना हो सकता है। देखिए, यहीं पर हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे एक नीति दूसरी नीति को प्रभावित करती है। जब सरकार धान या गन्ने जैसी कुछ खास फसलों पर एक तय और बहुत आकर्षक MSP देती है तो किसानों को उसमें आर्थिक सुरक्षा दिखती है। तो वो वही फसल उगाना चाहते हैं। हाँ, वो स्वाभाविक रूप से वही फसलें ज्यादा उगाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये जो फसलें हैं ना, ये बहुत अधिक पानी सोखती हैं। अच्छा, धान और गन्ना। बिल्कुल। जब बड़े पैमाने पर सिर्फ इनकी खेती होती है तो सतह का पानी कम पड़ने लगता है और जो ग्राउंड वाटर है या भूजल स्तर है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है और फिर पानी की कमी हो जाती है। हाँ, फिर राज्यों को अपनी खेती बचाने के लिए नदी के पानी का ज्यादा हिस्सा चाहिए होता है और ऊपर से पारदर्शी सूचना का अभाव इस आग में घी का काम कर देता है और बस यहीं से नदियों के पानी के बंटवारे पर विवाद भड़क उठता है। इसे अगर कोई हॉस्टल में रहने वाला छात्र समझे तो ये उस स्थिति जैसा है जहां गर्मियों में हॉस्टल में पानी की कमी हो जाती है
और फिर दो अलग अलग फ्लोर के छात्र एक ही पानी की टंकी के लिए लड़ने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसे में फिर वार्डन को आकर बीच बचाव करना पड़ता है और फैसला करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि हमारे संविधान में इन राज्यों के बीच इस वार्डन की भूमिका आखिर निभाता कौन है? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संभावित टकराव को बहुत पहले ही भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 262 बनाया। अनुच्छेद 262। हाँ, ये अनुच्छेद हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि वो अंतर्राज्यीय नदियों के विवादों को सुलझाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल बना सके। ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल विवाद की पूरी तकनीकी और ऐतिहासिक जांच करते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। हमारे स्रोत में ऐसे कई सक्रिय न्यायाधिकरणों का बाकायदा जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने ब्लूप्रिंट में पूरी एक सूची देखी थी। जैसे कृष्णा नदी विवाद के लिए 2004 में जो ट्रिब्यूनल बना, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल थे। हाँ। फिर रावी और व्यास के लिए 1986 का ट्रिब्यूनल, वंशधारा और महादाई या मांडोवी नदियों के लिए 2010 में बने न्यायाधिकरण, इसके अलावा 2018 का महानदी विवाद और वो बहुचर्चित कावेरी नदी विवाद। बिल्कुल, इतने सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अनुच्छेद 262 के तहत बनाए गए ये कोर्ट कोई स्थायी समाधान दे पाते हैं या ये सिर्फ एक अस्थायी पट्टी या किसी बैंडेड की तरह ही काम करते हैं? देखिए, सच कहूं तो कोई स्थायी समाधान देना इन ट्रिब्यूनल्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये न्यायाधिकरण ऐतिहासिक दावों और भौगोलिक स्थितियों का बहुत गहराई से आकलन करते हैं और फिर पानी के बंटवारे का एक गणितीय फॉर्मूला दे देते हैं कि भाई किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। फॉर्मूला तो दे दिया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मानसून किसी ट्रिब्यूनल के आदेश से तो चलता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब बारिश कम होती है और नदी में उतना पानी ही नहीं होता जितना उस फॉर्मूले में बांटने के लिए कहा गया है, तो वो सारा का सारा गणित जमीन पर आकर फेल हो जाता है। मतलब कानून चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वो किसी नदी में पानी तो पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी सिर्फ कागज पर फैसला सुना देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी को असल में रोकना, उसे जमा करना और सही समय पर छोड़ना, ये काम अदालतें तो नहीं कर सकती। इसके लिए भौतिक ढांचे चाहिए। एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शासन या गवर्नेंस सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि ये तो शुद्ध रूप से इंजीनियरिंग भी है। और यहीं पर शासन का वो ढांचागत या इंफ्रास्ट्रक्चरल पहलू सामने आता है। देखिए, जब तक पानी को प्रबंधित करने के लिए कोई मजबूत अवसंरचना ना हो, तब तक किसी भी ट्रिब्यूनल के आदेशों का कोई खास अर्थ नहीं रह जाता। पानी स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, विवादों को सुलझाने और पानी के सही वितरण के लिए बड़े बांधों और जलाशयों का होना सबसे ज्यादा अहम है। और जब बांधों की बात आती है तो उस प्राचीन ढांचे का जिक्र आना तो लाजमी है, जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल, कलनई बांध। हाँ, कलनई बांध। स्रोत के अनुसार कावेरी नदी पर इसे 150 ईस्वी में चोल राजा करिकालन ने बनवाया था। मतलब ये दुनिया का चौथा सबसे पुराना और भारत का सबसे पुराना जल नियामक ढांचा है। हाँ, ये अपने आप में एक अजूबा है। लगभग 2000 साल पुराना। आज के इस दौर में जहाँ कई बार कुछ साल पहले बनी इमारतें दरकने लगती हैं, पुल गिर जाते हैं, वहाँ एक प्राचीन राजा द्वारा बनाया गया बांध आज भी उन डेल्टा जिलों को लगातार पानी दे रहा है। ये तो हैरान करने वाला है। कलनई बांध वास्तव में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसे विशाल बिना कटे पत्थरों से बनाया गया था, जिन्हें नदी के तल में बहुत ही तकनीक से बिठाया गया था। और मजे की बात यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य कावेरी के पानी की तेज धारा को पूरी तरह रोकना नहीं था, बल्कि उसे एक धीमी गति से मोड़ना था। अच्छा, ताकि बाढ़ ना आए। बिल्कुल, ताकि बाढ़ भी ना आए और खेतों की सिंचाई भी आराम से हो सके। हालांकि बाद में 19वीं सदी में जो ब्रिटिश इंजीनियर थे मेजर सिम और सर आर्थर कॉटन, उन्होंने इसमें कुछ रीमॉडलिंग जरूर की, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है वो आज भी वही है जो 2000 साल पहले था। कमाल है। तो क्या हमारी जो आज की आधुनिक तकनीकें हैं वो भी उस 2000 साल पुराने ढांचे जैसी मजबूती का दावा कर सकती हैं? मतलब आज जो हम इतने बड़े बड़े कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर देते हैं, उनके पीछे का विज्ञान असल में क्या है? देखिए, जो आधुनिक बांध वास्तुकला है वो बहुत ही सटीक और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं पर आधारित है। हमारी स्रोत में मुख्य रूप से 3 तरह के बांधों को बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो अपने काम करने के तरीके में बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अच्छा, कौन कौन से? पहला है गुरुत्वाकर्षण बांध, या जिसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। ये ठोस कंक्रीट या पत्थर से बना एक बहुत ही विशाल ढांचा होता है। ग्रेविटी डैम। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी तकनीकी तिकड़म नहीं लगाता है, बल्कि पानी के जबरदस्त धक्के को सिर्फ और सिर्फ अपने भारी वजन से रोक कर रखता है। ये तो बिल्कुल बाहुबल वाली बात हो गई कि मैं इतना भारी हूं कि पानी मुझे हिला नहीं सकता। और दूसरा कौन सा है? आर्च बांध कैसे काम करता है? हाँ, आर्च बांध बाहुबल के मुकाबले तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसे आमतौर पर उन संकीर्ण नदी घाटियों में बनाया जाता है जहां दोनों तरफ बहुत मजबूत चट्टानें होती हैं। आकार कैसा होता है इसका? इसका आकार एक घुमावदार मेहराब या आर्च जैसा होता है। तो जब पानी इस बांध पर भारी दबाव डालता है ना, तो ये आर्च उस दबाव को सीधे नीचे अपनी नींव
और दोनों तरफ की चट्टानों की ओर धकेल देता है। अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट डिजाइन है। बिल्कुल। और इसके अलावा तीसरे होते हैं बैराज, जिनमें मुख्य रूप से बड़े बड़े गेट्स लगे होते हैं। इनका काम पानी को रोकना कम होता है और जरूरत के हिसाब से उसके बहाव को नियंत्रित करना ज्यादा होता है। भारत में तो ऐसे आधुनिक चमत्कारों का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अगर हम क्षेत्रीय डैशबोर्ड पर नजर डालें तो उत्तराखंड में 260.5 मीटर ऊंचा टिहरी बांध है, जो देश में सबसे ऊंचा है। हाँ, टिहरी डैम। और ओडिशा में लगभग 26 किलोमीटर लंबा हीराकुंड बांध है। फिर मध्य प्रदेश का जो इंदिरा सागर बांध है वो सबसे बड़ा जलाशय है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल, सरदार सरोवर, श्रीशैलम और मेट्टूर जैसी ढेरों परियोजनाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन इतने विशाल ढांचे बनाने के बाद मुझे लगता है शासन का एक नया और बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है। और वो क्या है? इनकी सुरक्षा। मतलब इतने बड़े ढांचे तो खतरा भी बड़ा। एकदम सही बात पकड़ी आपने। जब अरबों लीटर पानी को एक जगह पर रोका जाता है तो वो एक संभावित बड़े खतरे में भी बदल जाता है। अगर कुछ टूट गया तो? बिल्कुल। अगर कोई बड़ा बांध टूटता है तो उसका असर सिर्फ उस राज्य तक तो सीमित नहीं रहता जहां वो बना है। नदी के बहाव के रास्ते में आने वाले आगे के कई राज्य पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। इसीलिए बांधों की जो सुरक्षा है वो केवल किसी एक राज्य का काम नहीं हो सकती। और ये बात तो हमें पूरी तरह से वापस हमारे उसी पहले विषय पर लाकर खड़ी कर देती है, संघीय ढांचा या फेडरलिज्म। हाँ बिल्कुल, फुल सर्कल। जहां हमने शुरू में देखा था कि केंद्र और राज्य की शक्तियां सहकारिता के मामले में कैसे बंटी हुई हैं, वहीं अब बांध सुरक्षा में भी हमें वही चेक एंड बैलेंस देखने को मिल रहा है। 2021 लाया गया था। 2021 का कानून, ये किन बांधों पर लागू होता है? ये कानून उन सभी बांधों पर लागू होता है जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है। इस अधिनियम ने असल में एक बहुत ही स्पष्ट वैधानिक ढांचा तैयार कर दिया है, जहां केंद्र और राज्य की अलग अलग लेकिन पूरक भूमिकाएं तय की गई हैं। तो इस कानून के तहत केंद्र और राज्य के बीच काम का ये बंटवारा असल में होता कैसे है? कौन क्या करता है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 2 मुख्य संस्थाएं बनाई गई हैं। पहली है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, जिसे NCSA कहते हैं। इसका काम है पूरे देश के लिए सुरक्षा की नीतियां बनाना। और दूसरी है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण या NDSA, जो इन नीतियों को लागू करवाने और अगर राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने का काम करती है। अच्छा, ये तो हो गया केंद्र का काम। राज्यों के स्तर पर क्या होता है? राज्यों के स्तर पर भी 2 संस्थाएं हैं। एक है राज्य बांध सुरक्षा समिति यानी SCDSO, जो राज्य में सुरक्षा उपायों की निगरानी करती है, और दूसरी है राज्य बांध सुरक्षा संगठन यानी SDSO, जो असल में फील्ड में काम करती है। फील्ड में मतलब निरंतर निरीक्षण करना, मरम्मत करना और रख रखाव का जो जमीनी जिम्मा होता है वो इन्हीं का होता है। ये तो बिल्कुल दिमाग और हाथ पैर जैसी व्यवस्था होगी ना? हाँ, कैसी? मतलब जो NCA है वो एक दिमाग की तरह राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां सोचता है, और जो SDSO है वो हाथ पैर की तरह फील्ड में जाकर उस काम को अंजाम देता है। बिल्कुल सही। अब अगर दिमाग कितनी भी अच्छी नीति क्यों ना बना ले, लेकिन हाथ पैर के पास उसे लागू करने के लिए संसाधनों का अभाव हो या ताकत ना हो, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। इन दोनों के बीच का ये जो तालमेल है, ये किसी भी विजन को जमीन पर उतारने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और यही हमारे पूरे जल प्रशासन का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। देखिए, बिना इस संघीय सहयोग के कोई भी इतनी बड़ी अवसंरचना सुरक्षित नहीं रह सकती। सही बात है। हमारा स्रोत भी अंत में यही स्पष्ट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और जो संघीय सहयोग है, उसके बीच का ये संतुलन ही असल में भारत के भविष्य की कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि शासन या गवर्नेंस जो है वो सिर्फ नियमों की कोई निर्जीव सी किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीता जागता इकोसिस्टम है। ये समझने के बारे में है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट जैसे सहकारी समूह की स्वायत्ता बचती है। ये देखने के बारे में है कि कैसे 1931 और 2011 की जनगणना के आंकड़े आज की हमारी कल्याणकारी नीतियों की दिशा तय करते हैं। और ये भी कि कैसे 150 ईस्वी की इंजीनियरिंग और 2021 का सुरक्षा कानून दोनों मिलकर आज नदियों के पानी को प्रबंधित कर रहे हैं। और जब शासन के इन अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है ना, तब जाकर वो असल तस्वीर समझ में आती है। नीतियां किसी शून्य में नहीं बनती, वे इतिहास, समाज और प्राकृतिक संसाधनों की ठोस जमीन पर ही तैयार होती हैं। इसीलिए जब भी कोई कॉलेज का छात्र या कोई भी श्रोता अगली बार अखबार में केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद पढ़े या कोई नया कानून पास होते हुए देखे, तो उसे सिर्फ एक खबर ना मानकर उसके पीछे के इस पूरे तंत्र को समझने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, ये नजरिया होना चाहिए। ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि इसके पीछे कौन सा ऐतिहासिक डेटा काम कर रहा है, कौन सा संवैधानिक पेंच फंसा हुआ है, और वो नीति समाज के आखिरी इंसान तक कैसे पहुंचेगी। क्योंकि असली गवर्नेंस तो वही है,
जो सिर्फ किताबों या कागजों तक सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर उतरकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक व्यवस्था बनाए रखे। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मुझे लगता है कि सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। शुरुआत में कल्लन आई बांध की बात हुई थी, जो 150 ईस्वी से लेकर आज तक खड़ा है। लगभग 2000 साल से वो पानी के भारी दबाव को झेल रहा है। अब जरा ये सोचा जा सकता है कि अगर आज से 2000 साल बाद भविष्य की कोई सभ्यता आज के इस दौर का अध्ययन करेगी, तो उन्हें हमारी कौन सी संस्थागत वास्तुकला सबसे ज्यादा मजबूत लगेगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्या कंक्रीट और लोहे से बने हमारे ये विशाल गुरुत्वाकर्षण बांध उस समय तक टिक पाएंगे, या फिर हमारा लचीला संविधान जो इतनी बहसों, संशोधनों और विवादों से गुजर के खुद को लगातार ढालता रहता है, वो समय की कसौटी पर ज्यादा खरा उतरेगा? मुझे लगता है श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।